टाइटल में और जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये रत्न वगैरह दिए जाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए पहले तो सारे लोग, ठीक है ना, मुझे और चीखना पड़ेगा। माइक म्यूट कर लीजिए। किसका माइक ऑन है? जी आपका माइक ऑन है, हमें लग रहा है वो सुन भी नहीं रहा है, मोबाइल कहीं रखा है। चलो मैंने कर दिया, लेकिन फिर अनम्यूट हो जाएगा थोड़ी देर में। और किसी का माइक तो नहीं ऑन है? और किसी का भी ऑन है? पलक जी माइक म्यूट करिए। इनका माइक मेरी तरफ से म्यूट भी नहीं हो पा रहा है। चलो प्लीज अब सारे लोग माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 18 में टाइटल की बार है, ठीक। आप लोग को उस दिन भी बता दिया था कि जो ये रत्न वगैरह है, अवार्ड्स हैं, ये टाइटल नहीं है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं ये टाइटल नहीं है, ठीक है। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। अवार्ड देना इनकी स्टार्टिंग 1954 से हुई, इसको याद रखिएगा। मोरारजी देसाई के टाइम में इन पर बैन लगा दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग ये जो रत्न भी हैं, ये भी एक तरह के टाइटल हैं। उन्होंने कहा जो ऑब्जेक्ट टाइटल का था कि टाइटल के बेसिस पर एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये तो अवार्ड से भी रहेगा, तो इनको बंद कर देना चाहिए। और मोरारजी देसाई के समय इसमें रोक लग गई। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में दोबारा से, ठीक है, कहा गया कि नहीं ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स हैं। ये व्यक्ति के काम, हर अलग अलग फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके आधार पर उनको दिया जाता है, ये कोई हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये टाइटल नहीं है बल्कि सम्मान है। अब एक लोग कह रहे हैं ये टाइटल है, दूसरा कह रहा है ये टाइटल नहीं है, तो मैटर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा। तो ये मैटर बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट में गया। केस का नाम लिख लीजिए, बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर किया, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भारत रत्न और ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये टाइटल नहीं है। ओके, ये टाइटल नहीं है, बता दीजिए 1996 सुप्रीम कोर्ट, बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 सुप्रीम कोर्ट। ओके, कि ये अवार्ड्स है ना कि टाइटल। लेकिन कोर्ट ने एक साथ में एक टर्म, एक कंडीशन लगाई उनके आगे कि हाँ ये अवार्ड तो हैं, लेकिन उस चीज से बचने के लिए जिसके लिए हमने टाइटल वाला प्रोविजन बनाया, कोई भी पर्सन जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं वो उनको एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं करेगा अपने नाम के आगे और पीछे इन अवार्ड्स को, कि भारत रत्न ये है ना, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 18 इज ओनली अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। इसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा कि कोई अगर इस्तेमाल करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो, उसके लिए आगे की क्या कार्यवाही हो। आर्टिकल 35 जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि एफआर में जो जो लिखा हुआ है इसके लिए पार्लियामेंट फर्दर इन फ्यूचर लॉज बनाएगा। जैसे आपका आर्टिकल 17 में एक डिक्लेरेशन किया है कि अनटचेबिलिटी को हमें रिमूव करना है, इसके लिए फिर SC/ST एक्ट और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम कानून बनाए गए हैं। पावर कहां से मिला है? आर्टिकल 35 से। लेकिन आर्टिकल 18 में जो डिक्लेरेशन किया गया है, इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी तक पार्लियामेंट में कोई भी कानून नहीं बनाया है। यही रीजन है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति अभी इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, क्योंकि उनके पास अभी लॉज नहीं है कि उसमें उनके आगे क्या कार्रवाई हो। तो इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा कि अभी भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेसिफिक कोई लॉ ऐसा नहीं है। ये बात आना था बस मुझे आर्टिकल 18 में। अब आप आओ आर्टिकल 19। जरूरत ही नहीं, आर्टिकल 19 में आइए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। ये राइट टू फ्रीडम, पहले तो इसका हेडिंग देखना है आपको, राइट टू फ्रीडम, और इसमें कितने सारे राइट्स हैं इनको ध्यान रखना है, कहां से कहां तक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा ऑल द सिटीजंस। तो फर्स्ट चीज पहले हमें क्या याद रखनी है, सिटीजंस को अवेलेबल है केवल ये, शैल हैव द राइट, शैल लिखा है, मे नहीं लिखा है, इसका मतलब किसी भी सिटीजन के इस राइट को वॉयलेट नहीं किया जा सकता। कौन कौन से राइट हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक सिटीजन को
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। फिर असेंबली का है पीसफुल विदाउट आर्म। ये जितने भी राइट्स आपको मिल रहे हैं जी तक, ये जो राइट्स हैं, ये पहली चीज तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ओके, कोई भी राइट इनमें एब्सोल्यूट नहीं है। इट मींस अगर आर्टिकल 19(1)(a) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट मींस इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, इट कैन बी curtailed on the ground mentioned under article 19 के clause 2। clause 2 में जो grounds लिखे हैं मींस sovereignty के ground पर, integrity के ground पर, security के ground पर, अदर स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन के ग्राउंड पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ग्राउंड पर, डिफेमेशन के ग्राउंड पर इसको कर्टेल किया जा सकता है। अब और आसान भाषा में अगर समझे, मान लो मुझे बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार केवल वहीं तक सीमित है जहां तक ये 6 ग्राउंड बीच में आड़े ना आ जाए। मींस आप ऐसा कुछ बोलने लगो कि दूसरे वाले का क्या हो जाए, उसकी मानहानि होने लगे, ठीक है, तो वो डिफेमेशन हो जाएगा, आपको इस ग्राउंड पर रोका जा सकता है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत की जो इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसके अगेंस्ट में ही बोलने लगे। ओके, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी को मेंटेन करके आपको बोलते समय किस जगह क्या आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मेरा मुंह मैं जो बोलूं, लोग कहते हैं ना कुछ कुछ, मैं बोल रहा हूँ आपको क्या मतलब, आपने कान बंद कर लो, ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी बहुत बड़ा टर्म है, मोरालिटी बहुत बड़ा टर्म है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सारे ग्राउंड्स पर आपको रोका जा सकता है। ठीक है, अब कुछ सारी चीजें हैं जो आर्टिकल 19(1)(a) में आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरप्रेट किया है। जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब लग रहा है हमें बोलने का अधिकार है, बट क्या हमें बोलने के साथ साथ मौन रहने का अधिकार भी है? आंसर इज यस। यस। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि यस, राइट टू स्पीच में राइट टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूडेड है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ राइट टू रिमेन साइलेंट। दूसरी चीज एक और, राइट टू प्रेस कहां दिया गया है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस की फ्रीडम है? आंसर इज यस, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस की फ्रीडम एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, एक्सप्रेसली उनके यहाँ आर्टिकल में मिलेगी, बट इन इंडिया हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम को एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया है। व्हाट इज द रैशनल? क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता नहीं था प्रेस की फ्रीडम के बारे में, या इंटेंशनली उन्होंने नहीं रखा? आंसर इज कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं रखा। क्यों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुई प्रेस की फ्रीडम को लेके, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम को अलग से रिकॉग्नाइज करने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से हर एक सिटीजन को ये राइट दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच में, बोलने, वाक की स्वतंत्रता में आप चाहे बोलिए, बोलकर अपनी बात करिए, चाहे आप लिखकर बात करिए। जितने भी सिटीजन्स हैं, या तो वो बोलेंगे या तो वो लिखेंगे। जो न्यूज एजेंसीज भी होंगी, जो प्रिंटिंग पॉलिसी, जो प्रिंटिंग एजेंसीज भी होंगी, ओके, वो भी कुछ अलग नहीं करेंगी, वो भी तो सिटीजन्स ही होंगे। तो इन सिटीजन्स को हमने ऑलरेडी राइट दे रखा है जब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सिटीजन अपने इसी राइट का इस्तेमाल करेंगे न्यूज़पेपर के टाइम भी। तो प्रेस का जो फ्रीडम है ये ऑलरेडी आर्टिकल 19(1)(a) में कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान ने इसको दिया नहीं है। इस पर एक केस का नाम लिखिए पहले तो, आर्टिकल 19(1)(a) पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये कितनी तरह से हो सकती है? अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, वो मतलब ओरली, इन राइटिंग, इन प्रिंटिंग, लिख कर, पेंट कर कर, बोल कर, पिक्चर्स फॉर्म में, ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो रमेश थापर के केस में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस की फ्रीडम है इज वेरी इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, इज वेरी इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्रेस सरकार को अकाउंटेबल बनाती है।
प्रेस सरकार को जवाबदेही बनाती है कि आपका ये काम है तो क्यों, कैसे, कब किया, क्या करना चाहिए था, क्या सही क्या गलत। तो सरकार की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, उनके वर्किंग मेथड को लोगों के सामने लाना, उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का काम प्रेस का होता है। तो ये फोर्थ पिलर भी कंसीडर की जाती है डेमोक्रेसी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रेस की फ्रीडम आर्टिकल 19(1)(a) में ही इंक्लूड है। 1950 में ही कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेस की फ्रीडम रोमेस्ट अपर में इसी में इंक्लूड है और ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट कैन बी कर्टेल। वो आपको ग्राउंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप एक दूसरा केस का नाम लिखिए, बेनेट कोलमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, लॉज है, मेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं ये केसेस। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था, जो न्यूज एक नई न्यूज प्रिंट पॉलिसी चलाई थी इंदिरा मैम गांधी जी। एक बार रिपीट कीजिए केस का नाम। केस का नाम बेनेट कोलमैन, BENNET, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 1973 में एक्चुअली ये केस है, 1973 सुप्रीम कोर्ट का। ओके, इंदिरा गांधी जी ने एक न्यूज प्रिंट पॉलिसी लेके आई, ठीक है। ये न्यूज प्रिंट रेगुलेशन एक्ट था, जिसको बोलते हैं न्यूज प्रिंट पॉलिसी, न्यूज प्रिंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में इन्होंने बड़े सारे काम किए। पेपर की संख्या कम कर दी, पेपर कम कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कम कर दिया कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, और बहुत सारी चीजें इन्होंने की। इसको चैलेंज किया गया कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वॉयलेशन में है, ठीक है। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि यस, इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। इन्होंने कहा व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। आप फंडामेंटल, आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन 6 ग्राउंड के अलावा कर्टेल नहीं कर सकते। तो आप ये पॉलिसी बनाकर भी, क्योंकि प्रेस का फ्रीडम भी इसी के अंतर्गत आता है, आप इसको भी कर्टेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसमें कहा कि आप ये नहीं कर सकते पेज की संख्या कम कर, क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक के इसमें देख लीजिए आप लोग, एचजेएस वगैरह के लिए तो और डिटेल में जा सकते हैं। लाइक जो फिल्म सेंसरशिप आता है, फिल्म सेंसरशिप अलाउड है या नहीं। प्रेस का सेंसरशिप पहले था, अब तो बंद है, लेकिन फिल्म सेंसरशिप स्टिल है अभी तक। फिल्म सेंसरशिप अलाउड है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। आंसर इज यस। देखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपनी बात, हम जो सोचते हैं, मेरे मन में कुछ है कि मैं ऐसी मूवी बनाऊं, मैं ऐसा सीरियल बनाऊं, तो आप इसको एक्सप्रेस करोगे। आप इसको लिखकर, बोलकर, या ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ये जो मूवीज का राइट है, ये कहाँ से मिल रहा है, ये भी 19(1)(a) से ही आता है। क्या ये एब्सोल्यूट होना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि डिसेंसी भी मेंटेन रखनी है, पब्लिक ऑर्डर भी, मोरालिटी भी, सारी चीजें, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी। तो अगर किसी क्लिप का, किसी वीडियो क्लिप का, किसी मूवी का, किसी सीरियल का कोई पार्ट ऐसा है जो हो सकता है मोरल इमोरल हो, जो हो सकता है बहुत डिसेंट ना हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ हो जाए उस मूवी को देखने के बाद, लोगों के बीच में दो रिलीजियस ग्रुप आपस में भिड़ जाएं, कुछ ऐसी बातें हैं उसमें। इसके लिए एक फिल्म सेंसरशिप होगी, सेंसरशिप बोर्ड होगा, जो ऐसे मूवी को रिव्यू करने के बाद जो ऑब्जेक्शनेबल हो उसको कट कर देते हैं, और जो अलाउड है उसको निकाल देते हैं। इस केस का नाम लिखिए, के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971, सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हिदायत उल्ला जी थे, और इन्होंने कहा कि हर कंट्री में सेंसरशिप होती है। जैसे अमेरिका के इन्होंने सेंसरशिप के बारे में बोला था, मोशन पिक्चर कुछ है वहां का, वो भी करता है, तो भारत में भी हर कंट्री में होता है, और इसको होना चाहिए, क्योंकि लिखी हुई चीजों का लोगों के ऊपर उतना इंप्रेशन नहीं पड़ता है जितना ऑडियो विजुअल का। मतलब आदमी बोल भी रहा है, कर भी रहा है, तो उसका इंप्रेशन यहाँ पर पड़ता है, व्यक्ति के माइंड पर पड़ता है। तो इसलिए इसके ऊपर एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप एक केस का नाम और लिखिए, ये बंद से रिलेटेड है कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज
बंद ऑर्गेनाइज करती हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है? इस पर केस का नाम लिखिए। बंद, वेदर बंद, भारत बंद कर, देखते हो ना आप लोग, भारत बंद, आज भारत बंद, किसान ने कर दिया, व्यापारियों ने कर दिया, या पॉलिटिकल पार्टीज ने आज बंद डिक्लेयर कर दिया, तो ये कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल है? केस का नाम लिखिए, भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1997। भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1997। ये केरला हाई कोर्ट का था, ठीक। इसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि बंद ऑर्गेनाइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज बंद वॉयलेट द फंडामेंटल राइट। बताइए आप, अगर भारत बंद है तो हमारा फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं वॉयलेट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। पूरा सब कुछ बंद है, हम जा नहीं सकते कहीं, राइट टू मूवमेंट हमारा, हम कैसे जाएं? ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, मेडिकल से दवा लेने का अधिकार है ना, लाइवलीहुड के लिए अधिकार है, तो आज सब कुछ बंद है तो मेरा सब कुछ ही बंद हो गया, तो ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। इसके केरला हाई कोर्ट का जजमेंट लिख लिया आप लोगों ने, इस केस का नाम। इसको चैलेंज किया गया, इसको केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया, केस का नाम लिखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार, 1998 सुप्रीम कोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार, 1998 सुप्रीम कोर्ट। 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया गया और यस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट एंड वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर सिटीजन। सेम चीज कही गई कि हाँ बिल्कुल ये मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। हो गया, ये केस भी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए एक अभी फिलहाल, अब आर्टिकल 19(1) में हमने क्या देखा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, प्रेस का फ्रीडम है, राइट टू रिमेन साइलेंस है, हमने ये भी देखा। विजय इम्यूनल का वो है ये केस, किसी ने भी लिखा था ना विजय इम्यूनल का केस, किसी ने भी लिखा, अर्चना ने लिखा आई थी, है ना, राइट टू रिमेन साइलेंट। ओके, पूरा केस बताइए अर्चना, पूरा केस बोल लिखिए, विजय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। यस, 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ बच्चे थे जो विजय कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कोई दूसरी कम्युनिटी थी शायद, कुछ बच्चे थे कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जो कि उनकी कम्युनिटी में ये है कि वो अपना जो उनके ट्राइब्स में जो उनका सॉन्ग है उसके अलावा वो किसी और के लिए नहीं गा सकते, कुछ और वो नहीं गा सकते अपना छोड़कर। तो नेशनल एंथम चल रहा था स्कूल में, उन बच्चों ने वो नहीं गाते थे, इसको लेकर प्रश्न हुआ कि इनको गाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू रिमेन साइलेंस भी है, तो उनको ये मूलभूत अधिकार उनका है, इसको ध्यान रखिएगा। रिसेंटली अभी एक केस का नाम लिखिए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 सुप्रीम कोर्ट। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि इसको पाया गया कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ, इट इज इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19। कैसे? देखो, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और ये भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी तुक्के में मेंस में गलत मत लेके आइएगा अपने मन से कोई ग्राउंड, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्राउंड है। 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का केवल यही रैशनल था कि 66A में कहा गया है कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ लिख दिया और उसके लिखने से कोई दूसरा व्यक्ति है वो इंसल्ट फील करने लगता है, उसको मेंटल इंजरी होने लगे, वो एनॉयड होने लगे, उसके अंदर एनिमिटी की फीलिंग आने लगे, हेटेड फीलिंग आने लगे, ठीक है, इल विल दिखे, तो भी उस व्यक्ति को क्या कर सकते थे? इवन अरेस्ट भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ग्राउंड्स आपको लिखने का अधिकार किसने दिया?
क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज द फंडामेंटल राइट, इट इज द मोस्ट पायस राइट इन द डेमोक्रेसी, and it can be it can be restricted only on the sixth ground mentioned under article 19(1)(2). तो ये जो आपने नए ग्राउंड पैदा कर दिए, ये आपको पैदा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट किसके अंडर होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही तो काम करेगा, कि आप उससे बाहर हो जाएंगे? अंतर्गत काम करेंगे, और अगर आप अंतर्गत काम करेंगे तो ये अधिकार तो आपको है नहीं। इसीलिए ये ग्राउंड्स, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पे, अब अगर यहाँ पर डिफेमेशन लिखा होता, अगर 66A में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखा होता, सिक्योर सोवरेनिटी लिखी होती, इंटीग्रिटी लिखी होती, तो कभी भी 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो ये ग्राउंड जो थे, ये ग्राउंड 19(1)(2) में है ही नहीं, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इनके अलावा आप किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं। बात समझ आई सबको? तो इस केस में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो ये रैशनल पूछा जा सकता है आपके पीटी में कि क्यों किया इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड्स थे वो 19(2) में है ही नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कहां पर आता है बताइए? 21 में आता है कि 19 में आता है? जो भी आंसर दोगे उसके पीछे रैशनल होना चाहिए। 19 में आता है, ना कि 21 में। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 के ही 1A में आता है। आप सोचो 19(1)(A) का दायरा कितना बड़ा है ना? राइट टू इंफॉर्मेशन 19(1)(A) में आता है। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? रैशनल ये है कि अगर हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, अब आप बताओ, मुझे आपको पढ़ाना है आज संविधान, मैं आपको कब पढ़ा सकती हूँ? मेरे पास कोई ब्रह्म ज्ञान तो आएगा नहीं कि रात में मैं योग करने लगूं, ब्रह्मा जी का नाम और सुबह पढ़ा दूं। पॉसिबल है? नहीं है। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? आपको किसी भी चीज पर बोलना है, एक्सप्रेस करना है, अपनी ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन तो तभी बनेगी ना जब हमें किसी उस तथ्य पर ज्ञान हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये आर्टिकल 19(1)(A) के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन नो वन कैन एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बात समझ आई? मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या आपको बताऊंगी? मुझे पहले तो खुद पता हो ना, उसके लिए मुझे बुक्स मिले, उसके लिए मुझे जर्नल्स मिले, उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का अधिकार रखती हूँ। तो मुझे इंफॉर्मेशन का राइट होगा, एटलीस्ट मुझे गूगल करके मुझे लेटेस्ट केस लॉज पढ़ने का राइट हो। आपने मुझे ये राइट ही नहीं दिया है, तो फिर आपने मेरा 19(1)(A) को वॉयलेट कर दिया। ओके, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, अब वोटर्स का राइट, वोटर्स का राइट, वोटर्स का राइट कि उनके जो कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये राइट कहां पर आएगा? आर्टिकल 19(1)(A), आर्टिकल 19(1)(A) में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस पॉइंट को, केस का नाम लिख लीजिए आप लोग, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 सुप्रीम कोर्ट, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? चलिए, इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2002 में इन्होंने अमेंडमेंट किया, 2002 के थ्रू एक अमेंडमेंट किया, और इन्होंने एक सेक्शन 33A और 33B इंसर्ट किए, और इसके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया कि लोग उनके बारे में ये नहीं पता कर सकते कि इनके ऊपर पहले क्या क्रिमिनल चार्ज था, इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, इनकी प्राइवेसी में आता है भाई उनके, ये आप पता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस सेक्शन 33B इन सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इलीगल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो इस केस को याद रखिएगा, इसमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। इन्होंने कहा ये तो राइट है भाई वोटर्स का,
भाई जब उनको इन्फॉर्मेशन होगी तभी ना वो अपना वोटर का राइट जो है वो उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाएंगे कि ये लायक भी है वोट हम इनको दें या ना दें, तो ये इसमें आएगा। अगला केस लिखिए, इसमें बहुत केस हैं और ये पूछे जाते हैं, कोई भी फालतू का केस मैं लिखवा ही नहीं रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं एक भी। राइट टू अनफोल्ड फ्लैग, राइट टू अनफोल्ड फ्लैग। हाँ, आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त पर लोग गणतंत्र दिवस पर जैसे झंडारोहण करते हैं पुलिस लाइन में, स्कूल में, लोग कुछ लोग अपने जहां अपार्टमेंट रहते हैं वहां अपने घरों में कई लोग मिलकर करते हैं। ये अधिकार कहाँ से मिला है आपको? 19(1)(a) से ही मिला है। हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का राइट है। ठीक है, केस का नाम लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। आपको अधिकार तो है झंडा फहराने का कि आप करिए, लेकिन आपको आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 की बातों को ध्यान रखना होगा। आपको भारत के वो जो ये अगर आपको प्राउड फील होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, आपको उसकी जो पवित्रता है, जो पायसनेस है, उसकी जो गरिमा है, उसको भी बनाकर रखना है। ठीक है, तो 19 क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, साथ साथ एम्बलेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट। अब आज आपने झंडा फहराया और कल उसी झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप एक क्राइम कर देंगे। ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट है, इसके अंडर जो रेगुलेशंस हैं नेशनल फ्लैग को लेकर वो आपको, तो कुछ नहीं, आपको रेगुलेशन नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है, बीइंग अ लॉजिकल पर्सन आपको क्या लगता है कि आपके जो नेशनल फ्लैग है वो किस स्थिति में होना चाहिए, इसके लिए आपको रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन मैन को पता है कि मेरा नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ भी किया ऐसा जो उसकी गरिमा को, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट को कम करता है, तो डेफिनेटली आप इन एक्ट्स में कोई क्राइम कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1)(a) के, हाँ आप कुछ पूछ रहे हो क्या? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, कोई अगर पूछ रहा है तो। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है, बहुत दूर से बोल रहे थे आप। हाँ। मैम मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कुछ मतलब प्रिंट रहता है कपड़ों पे भी, कई बार आजकल फ्लैग का प्रिंट होता है और वो सब, वो अलाउड है मैम? अगर कपड़ों पे प्रिंट हो रहा है तो अलाउड ही होगा उस एक्ट में, है ना, अगर ना होता तो होता ही ना प्रिंट। ठीक है, अगर कहीं भी, लेकिन प्रिंट कपड़ों पर मैंने तो नहीं देखा मैम, होता है। यस मैम, कपड़ों पे एक प्रिंट एक नहीं होता, मतलब कि जैसे कोई शर्ट डाल रखी हो, व्हाइट कलर की शर्ट होगी, मतलब कि रेड कलर की शर्ट होगी और ग्रीन कलर का ट्राउजर्स होगी इस तरह से, और बीच में व्हाइट नहीं कलर का नहीं, ये कुछ। बोल रहे हैं कपड़ों पर प्रिंट नेशनल फ्लैग का मैम होता print है नेशनल फ्लैग, और ये मैम होता जैसे होगा, तो परमिशन लेते होंगे वो, जो भी कोई निकलवाते होंगे उसको परमिशन मैम वो लेते कई होंगे। 26 जनवरी को टीचर्स करवा लेते हैं, ऐसा होता है, बट जनरली और उसका परमिशन आपको नहीं होती है। देखो, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड बस यही है कि आपको उसकी डिसेंसी वगैरह को मेंटेन करना है। तो अगर आप करते हो और आप ऐसा पाया जाता है, अगर कोई कंप्लेन करता है कि इन्होंने इस तरीके से टी शर्ट्स बनवाई या इस कंपनी ने ऐसे निकाला, उसके बाद उसका इम्प्रॉपर यूज, ऐसे तो नेशनल फ्लैग भी खुद ही देख लो, टी शर्ट तो छोड़ दो, नेशनल फ्लैग आज होता है कल को वो रोड पर पड़ा होता है, वो झाड़ू वाला उसको लगा रहा होता है, इससे ज्यादा आप क्या देखोगे? वो तो चरम चरम पे पहुंच गए आप, उसके पीक पर है। ये तो टी शर्ट पे छपा है, साक्षात आपको नेशनल फ्लैग आपको ऐसे रोड पे पड़े मिलते हैं और लोग निकल जाते हैं। कितने उठाओगे भाई? अगर मैं मुझे पता है, आपको पता है, आप कितने नेशनल फ्लैग उठा उठा के रख दोगे? ये पॉसिबल है? ये हर किसी की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे, है ना। तो जब नेशनल फ्लैग खुद में ऐसे पड़े रहते हैं तो हम टी शर्ट की बात ही क्या करें। लेकिन हाँ, अगर इम्प्रॉपर यूज है देन डेफिनेटली वो क्राइम के मैम अंडर ये आए। अलाउड नहीं होता वैसे, नेशनल फ्लैग 26 जनवरी या 15 अगस्त को बांटना। क्योंकि गाड़ी वाड़ी में भी लोग लगा के रखते हैं आजकल, देखो वो मतलब अधिकार नॉर्मल। है उनका, यस उनका अधिकार है, आप ये नहीं कह सकते कि उनका अधिकार नहीं है। यस इस उनका, केस के यही बाद तो नवीन दिया जिंदल था। में कहा, यही तो नवीन जिंदल में कहा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग इंडियन हमको बहुत प्राउड फील होता है। आपने देखा आपकी कार के आगे, मेरी कार में भी लगा है, बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत कार में भी प्राउड लगा फील मैम। होता है ना। आपने वो ऐसे नेशनल फ्लैग और बीच में इंडिया, बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर। तो आप अगर आपको प्राउड फील होता है तो आप उसको लगाइए, लेकिन आप उसको, उसकी डिसेंसी को आपको मेंटेन करके रखना है, ये चीजें। ठीक है, क्रिकेटर अपने हेलमेट में भी लगाते हैं। हाँ मतलब आप कर सकते हो, इस्तेमाल करने में कोई भी कतई गुरेज नहीं है, यही कहा नवीन जिंदल में। बस आपको साथ में कहा कि आप उसकी डिसेंसी को थोड़ा मेंटेन रखिए।
अब आ जाइए जरा मैम, 19(2) पर। हाँ मैम इसका ईयर बता दीजिए। नवीन जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट। अब जल्दी आइए 19 बताइए, क्लॉज 1 में इतना टाइम लग गया। चलिए टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ठीक है। आर्टिकल 19 हमें ये भी राइट देता है हर एक सिटीजन को कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म के। तो असेंबल होने का आपको शादियों, बारातों, प्रोग्राम्स में, मीटिंग में आप जो असेंबल होते हैं, राइट कहाँ से मिलता है आपको असेंबल होने का? ये असेंबल होने का राइट आपको 19 की क्लॉज बी से मिलता है। लेकिन आपको ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म अलाउड नहीं है कि आप लेके हथियार और बड़ा दिखा रहे हैं कि एक कोई पूजा भी होती है जिस दिन हथियारों की पूजा होती है तो आप चले पूरा खानदान लेकर वो हथियार लेकर दिखाने, तो आपको आर्म आप नहीं रख सकते। अदरवाइज आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, ठीक है। आर्म्स मैम अलाउड नहीं है। यस मैम एक बात पूछनी थी मैम, जैसे हाँ, जो सिख वगैरह होते हैं वो, कृपाण हाँ जी, वो भी अलाउड रखते हैं है, और उनका जो वो वो उनके रिलीजन से रिलेटेड है, 25 से कनेक्ट करना पड़ता है। 25 में बोला गया है ना ये। प्योर रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं उन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो उनका प्योर रिलीजियस एक्टिविटी है। उसमें कृपाणधारी वो उनको वो अलग नहीं कर सकते। और वो कृपाण ऐसा नहीं होता है कि किसी का मर्डर हो जाए उससे, है ना। तो वो एक एज अ सिंबल रखते हैं वो अपने रिलीजन के लिए। तो इट्स अ प्योर रिलीजियस एक्टिविटी ना, जिसको कि जनरली आप उसको कर्टेल नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कृपाण अलाउड है। और उसको आप कनेक्ट करोगे आर्टिकल 25 से, ठीक है। तो आपको पीसफुल असेंबली का राइट है लेकिन आपको आर्म का राइट नहीं है। हाँ चलिए, अब सी है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आपको ये भी राइट है हर सिटीजन को कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट है। इसमें क्या आप देखोगे एसोसिएशन और यूनियन में, जैसे कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं, है ना, कि मजदूर वगैरह होते हैं और एक कम्युनिटी के लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो ये भी राइट इनको दिया है। लेकिन फिर अगेन कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। हर साथ के साथ में नीचे ऑप्शन दिए, वो प्रोविजन दिए गए हैं कि किस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आपका 1A में रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में दिए हैं, आपको याद करने हैं ये रिस्ट्रिक्शन। 1B पीसफुल असेंबली के रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 3 में दिए हैं। एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट है, लेकिन अगेन इसका रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 4 में दिए हैं कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, आप किस चीज के लिए, किस ऑब्जेक्ट से एसोसिएशन बनाने हैं, आप बना रहे हो, इसका आपको ध्यान रखना है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस मेरा आपका अधिकार है कि हम भारत में किसी भी कोने में कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। इसका 5 में दिया गया है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपके इस मूवमेंट को कर्टेल किया जा सकता है। अभी बेस्ट एग्जांपल आपने कोरोना में देखा, हमारे मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन था, नहीं निकल सकते, घर के बाहर नहीं निकल सकते, जाल पर लटके हैं, बालकनी में लटके हैं, लेकिन नीचे नहीं जा सकते। कितना बुरा हाल था ना। क्यों? पब्लिक, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में हेल्थ के ग्राउंड पर रोक लिया गया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता था कि भाई इतने से इतने बजे आप निकलोगे। तो ये फ्रीडम का राइट है, मूवमेंट का फ्रीडम है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, कर्टेल किया जा सकता है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, और हमने अभी इसको देखा। दूसरा, इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है आपका शेड्यूल ट्राइब्स, देखिए क्या लिखा है 5 में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके केवल 2 ग्राउंड हैं, ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपका दूसरा है ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपका जनरल पब्लिक। तो मतलब जहां पर ऐसे एरियाज जहां पर ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, तो कुछ आपने देखे होंगे अंडमान एंड निकोबार में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ट्राइब्स एरिया हैं, और उनमें किसी भी नॉर्मल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट हो गया, मैम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। हाँ मैम 2C में ये 97 अमेंडमेंट भी हुआ है। यस, कोऑपरेटिव हाँ, सोसाइटी, कॉर्पोरेट, हाँ यस कोऑपरेटिव सोसाइटीज टर्म ऐड कर लिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी फंडामेंटल राइट हो गया बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम अभी बताते हैं, ठीक है। मैम तो जो कर्फ्यूज है वो भी इसी में आएंगे? हाँ कर्फ्यूज कर्फ्यूज जो लग जाते हैं। हाँ यस, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कर्फ्यूज रिस्ट्रिक्ट किया करते हैं ना पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर। 144 सीआरपीसी के साथ आप इसको देख सकते हो, है ना, कि पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर आपके मूवमेंट को रोका जा सकता है, प्रोटेक्टेड एरियाज में जाने से रोका जा सकता है, नेक्सलाइड एरियाज में जाने से रोका जा सकता है। तो ये यस, ये रीजनेबल ग्राउंड है।
देन आइए आप मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी हो गया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इसको भी 1905 के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप भारत में किसी भी कोने में जाइए, अब मेरा मन करे मैं दिल्ली में रहूंगी, मैं दिल्ली में फ्लैट खरीद लूंगी, मेरा मन करे मैं गुजरात में रहूंगी, मैं वहां फ्लैट खरीद लूंगी, घर खरीद लूंगी। तो पूरे भारत में किसी को कहीं भी रहने का, आने का, जाने का, सेटल होने का अधिकार है, बट फिर ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होगा तो लोग कहेंगे मेरा तो बड़ा मन है एकदम नेचर के बीच में रहने का, और मैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना इसी के बीच में रहूंगा, और जो नेचर है ना उसको मैं बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा। क्योंकि अब आप जाओगे बायोस्फीयर में तो आप अकेले थोड़ी जाओगे, आप जाओगे फिर और भी बड़े लोगों का मन होगा एकदम नेचर के करीब रहने का। हम तो झरने से ही पानी पियेंगे, अब हम नल का पानी नहीं पियेंगे। तो ऐसे भी लोग आएंगे ना एक के बाद एक के बाद एक। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व को करने का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर आपने वहां पर सेटल होने का अधिकार उनको दे दिया तो कुछ एनेक्सलाइड एरियाज हो सकते हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हो सकते हैं, उनके कल्चर को उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हो सकते हैं। और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की भी यही स्थिति थी कि वहां पर भी आप जाके नहीं रह सकते, लेकिन अब हटा दिया गया जब से, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अभी जो न्यू प्रोविजन आ गया, तो अब जम्मू एंड कश्मीर में जो बार था वो तो खैर फिलहाल अब नहीं है, अब वहां पर रह सकते हैं। लेकिन पहले इस बार में जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, जिसमें मैं बता रही हूँ नक्सलाइड एरिया और ये वो। तो आपका जो सेटल होने का राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट उस पर, पार्लियामेंट उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, आप कहां पर आ गए हम लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया। अच्छा ये बताइए एफ में क्या था? एनीवन हु कैन टेल 19F क्या था जो अब नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, यस। किस अमेंडमेंट से हटाया गया? 44। 44। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे अगर इसी टाइम ये क्वेश्चन पूछ लूं, क्या फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं? आप क्या बोलोगे, या बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं? यस। यस। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था आप लोग ऐसे ही बोलोगे। नो मैम। अगर यस होता तो इसको हटा कैसे देते 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? ये तो 19 नहीं है, नहीं है। नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं यस। एफआर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। एफआर के अंतर्गत आने वाला कोई टर्म, वो नोबल विजन जिस पर वो एफआर बेस्ड है, इट मे कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर, बट खुद में एफआर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी जो लिखा है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो एफआर को अमेंड कर तो देते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नेवर बी अमेंडेड, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन एफआर में कर सकते हैं। इसका मतलब एफआर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैम। हाँ जी मैम, राइट टू प्रॉपर्टी किस बात पे हटाया गया? राइट टू अरे प्रॉपर्टी बता रहे हैं। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का जो रैशनल था वो ये था कि जब हमारा भारत आजाद हुआ और हमारे पास जो संविधान आया, ठीक है, हमने देखा कि उस समय कौन सी प्रथा चल रही थी? जमींदारी सिस्टम था। लोगों के पास बहुत बहुत जमीनें थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो लैंड रिफॉर्म करने के ऑब्जेक्ट से, अब दूसरी प्रॉब्लम लोगों को पता है, लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्ट से हमने प्रॉपर्टी हटाई। क्या जरूरत पड़ी थी लैंड रिफॉर्म करने की? पहली चीज तो जरूरत ये पड़ी थी, किसान से लेके जमींदार हर व्यक्ति, नेशनल जो मूवमेंट्स थे इसमें इन्वॉल्व था। हमने वादा किया था कि हम हर एक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, जो ब्रिटिशर्स नहीं दे पाए हैं हम आपको वो देंगे। तो पहली चीज तो हमें इनको जमीन देनी थी, हर किसी के पास खुद थोड़ी बहुत जमीन हो, जो काम कर रहे हैं जमीन पर, लेकिन वो जमींदार के अंडर कर रहे हैं ना, वो केवल लेबर है उस जमीन पर, उनका कोई अधिकार नहीं है। पहली चीज तो ये, उनको उनके अधिकार देने के लिए, क्योंकि जमींदार को जमीन से मतलब नहीं है, वो जमीन पर काम करने वाले से मतलब नहीं, उसको केवल पैसे से मतलब था। तो एक जो गैप था, लेबर फार्म जो काम कर रहा था जमीन पर, वो एक तरीके, वो कोई फार्मर किसान नहीं था, वो काम करने वाले एक तरह की लेबर था और जमींदार था, इसके बीच में जो गैप था इसको दूर करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो लैंड रिफॉर्म की थी वो ये थी, भारत का विकास करना, डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट के लिए भारत, बताइए, सरकार के हाथ में जमीन होनी चाहिए कि नहीं, कि किसी की भी जमीन पर आप कुछ भी रेलवे ट्रैक और रोड और ब्रिज बनाओगे? ओके, तो मैं बोल लूं फिर आप बोलो। मैम इसमें केशवानंद भारती का जो आया था,
देखो वो यही लैंड रिफॉर्म को चैलेंज किया गया, बहुत सारे केस लॉज हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पूरी इसी का इतिहास है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन अभी तो क्रैश है, तब भी मैं बहुत डीप में जा रही हूँ, जरूरत नहीं है, लेकिन शायद जरूरत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपसे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने लैंड रिफॉर्म किए, भारत का विकास हो। जब आर्टिकल आप जब 39 बी और सी देखोगे ना, इसी पॉइंट पर आप लोग याद कर लेना, आर्टिकल 39 बी एंड सी जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, मतलब एक हाथों में, जमींदार के हाथों में जमीन नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मना है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम 39 बी और सी में हमें जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, हम इसी का पालन कर रहे हैं, और लोगों के हाथों में जो कंसंट्रेशन है ना, एक हाथों में सारी जमीनें हैं, इसको लेकर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, जो 39 बी एंड सी में लिखा गया है। ओके, हालांकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यू कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट जनरलाइज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विल प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट, बट यस, हाँ ये वेलफेयर ओरिएंटेड काम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल जायज बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या बताया, यस कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी ग्राउंड पे कि 39 बीएनसी को ध्यान में रखते हुए, और राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। बात समझ आई, आ गई होगी। चलो अब आप आओ नेक्स्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। देखिए भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है, वो जो चाहे वो प्रोफेशन करे। मेरा मन है मैं पढ़ा रही हूँ एज अ प्रोफेशन, आपका मन होगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी का मन होगा कि मैं तो जज ही बनूंगा, किसी का मन होगा मैं लॉ करके सीधे आईएएस बनूंगा। तो आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, अधिकार है, बट अगेन कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, आप कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी के ग्राउंड पर आपके इस अधिकार को रोका जा सकता है। अब आप कोई, आप कहो कि हमें तो अधिकार है और हम इमोरल एक्टिविटीज करने लगेंगे या कोई ऐसा काम, तो वो आप नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, इस पे एक फेमस केस का नाम, एक फेमस केस है, उसको आप लिखिए, बरार मोटर व्हीकल्स। बरार मोटर व्हीकल्स, सीपी बरार मोटर व्हीकल्स, ये बहुत फेमस है, सीपी बरार मोटर व्हीकल्स, ठीक है। इसमें इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि सरकार ने क्या किया था, एक कानून लाया, और जितने भी मोटर व्हीकल्स, जो भी मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड था बिजनेस, उसको मोनोपोलाइज किया कि अब मोटर व्हीकल्स का जो भी बिजनेस है वो कौन करेगा, सरकार करेगी। इसको चैलेंज किया गया कि जब सरकार ही करने लगेगी तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको चैलेंज किया गया बरार मोटर व्हीकल्स एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि सरकार के पास मतलब सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार क्योंकि पार्लियामेंट जो है इंडिविजुअल लोगों को भी प्रोफेशन का राइट देता है, तो सरकार ये मोनोपोलाइजेशन नहीं कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट किया, और आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट करके क्या लिखा कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ प्रोफेशंस को, कुछ बिजनेसेस को क्या कर सकती है, मोनोपोलाइज कर सकती है। एंड एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो कुछ काम आपको दिखेंगे जो केवल और केवल सरकार कर सकती है, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम। आप कोई क्या है, अरे इसमें तो बड़ा फायदा है, खूब बनाएंगे बम और खूब बेचेंगे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका डिफेंस का जो मैटर हो गया, आपका न्यूक्लियर वेपन का हो गया, और आपका करेंसी का हो गया, ये कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम घर में बैठ के नोट छापेंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मोनोपोलाइजेशन है, इस पे जो मोनोपोली है वो किसकी है, सरकार की है। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यस आप कर सकते हो कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बट अगर उस पर सरकार की मोनोपोली, देन डेफिनेटली आप उसको नहीं कर सकते। दूसरी एक चीज और याद रखना है इसमें, ये हमारे पास मेरा राइट है कि मैं कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन करूं। अब ये बताओ, मैं आपको अगर जज बनना है, देखिए एज अ टीचर प्राइवेट लॉ पढ़ाने के लिए हो सकता है मेरे पास लॉ की डिग्री ना हो, मैं लॉ पढ़ा सकती हूँ। राहुल सर ने यही किया था, मुझे याद है, राहुल सर बताते थे कि हमारे पास लॉ, हमने लॉ नहीं किया था, सर ने लॉ नहीं किया था और सर लॉ पढ़ाते थे। पता है कैसे? क्योंकि वो आईएएस की तैयारी करते थे, जैसे उन्होंने बताया था, हम लोग सुनते थे तब, और वो उनका लॉ एक सब्जेक्ट था, तो पढ़ते रहे पढ़ाने लगे एज अ सब्जेक्ट आईएएस के लिए। फिर धीमे धीमे लॉ वो जुडिशरी के लिए पढ़ाने लगे, फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें लॉ कर लेना चाहिए, तो उन्होंने डिग्री की, लॉ किया।
बाद में फिर अपना LLM एंड PhD किया। तो प्राइवेट में जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर अगर आपको जज बनना है तो जज बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए ना, मस्ट है। तो अगर कोई प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें कुछ प्रायर क्वालिफिकेशन जरूरी है तो आप खूब, आपको अधिकार है, आप करिए, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास वो होनी चाहिए। सर्जन बनने के लिए, सर्जन के लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, यस होना चाहिए। आप तो कुछ आपको जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको होनी चाहिए। ये देखिए 19 के लास्ट क्लॉज में आएगी, 19 क्लॉज 6। मैम 19 आपकी तरफ से नेटवर्क में इशू है मैम, आवाज ब्रेकअप हो रही है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है हेमा जी, ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हमारे हैं? फोन में आपकी तरफ बता रहा है मैम। नहीं, आवाज तो आ मैम रही इधर से नहीं है आपकी तरफ, ऐसा किसका फोन होता है हेमा जी? नहीं आवाज आ रही है। ऐसे किसी का फोन नहीं होता। भाई मेरे फोन में तो कभी नहीं बताता कि उनके पार्ट पर प्रॉब्लम है ना? चलो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम ठीक है। वैसे संडे को हो जाता है, आज मुझे लग रहा था पता नहीं नेट चलेगा या नहीं, लेकिन आज सही है। तो अब आओ आप क्लॉज 6 पर, ठीक है। जो क्लॉज 3, 4 है, मैंने आपको हर क्लॉज के साथ बता दिया था किसका रिस्ट्रिक्शन किस में है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। द प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस, यही बात कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको जज बनना है तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है नेसेसरी आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है। the carrying on by the state or by corporation owned controlled by the state any trade, ये नेशनलाइजेशन की बात करता है 6 का क्लॉज 2 कि अगर स्टेट चाहे तो मोनोपोली कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस वगैरह के मैटर। अब 19 इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्लॉज 2, 3 बोला नहीं है, लेकिन क्रक्स आपको बता दिया है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। आप इनको याद रख लीजिएगा, कौन सा अधिकार किस ग्राउंड पर रोका जाएगा, कहां पर सॉवरेनिटी, कहां पर इंटीग्रिटी। गलत करके आओगे तो फिर ये आपकी गलती है कि आपने क्यों नहीं ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप एकदम रट लेना कि किस अधिकार को किस ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब आ जाइए आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। ये कह रहा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द चार्ज of an offense nor be subjected to penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। देखिए 20 clause 2 इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा? What is the Latin term? डबल जीपार्डी। डबल जी पार्टी। No, नहीं Ex नहीं ये है ex post facto, yes, ex post facto। ध्यान रखिएगा 20 clause 1 ex post facto, 20 clause 2 double jeopardy and 20 clause 3 self incrimination। ओके, तो 20 clause 1 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऊपर चार्ज नहीं लग सकता किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए जब वो कर रहा था तो वो क्राइम नहीं था। जैसे बहुत अभी रिसेंट एग्जांपल ट्रिपल तलाक, ठीक है। ट्रिपल तलाक कब अपराध बनाया गया है, किस ईयर में बनाया गया? 1920 2019 या 20? 19 है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसने 2017 या 18 में ट्रिपल तलाक दिया हो, उसके ऊपर हम ट्रिपल तलाक का चार्ज नहीं लगा सकते कि आपने ऑफेंस किया, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट एक्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस। ओके, तो ये बता रहा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्राइम का जो ऑफेंस है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिस दिन उसने किया है तब उस डेट में वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। दूसरी चीज, पहला 21 का एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये कहता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट। तो जिस समय उसने अपराध किया था, मान लो वो 3 साल का पनिशेबल था और अब अपराध था लेकिन 3 साल था। जैसे रेप के मैटर में आप देख लो, ठीक है। रेप में आप देख रहे हो ना, पहले कम था, 7 साल था, फिर 10 साल था, फिर कहीं 14 साल हो गया, कहीं 20 साल हो गया, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो जब उसने अपराध किया था तो पनिशमेंट फॉर एग्जांपल केवल 7 ईयर था। तो अब आज उसका ट्रायल चल रहा है तो उसको पनिशमेंट 7 साल वाला मिलेगा जब उसने किया था, या आज की डेट में ट्रायल चल रहा है आज वाला पनिशमेंट मिलेगा? आंसर इज 7 ईयर वाला, पहले वाला। 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी को उतने ही चीज का, आप जब उसने वो एक्ट किया था अगर वो क्राइम था तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा, और केवल उतना ही मिलेगा जब एट द डेट ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस जितना जो पनिशमेंट था वो प्रेस्क्राइब था। इसके बाद आओ आप 20 क्लॉज 2 पर।
नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ये डबल जेओपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर द मोर देन वंस, अगर किसी व्यक्ति को पहले प्रोसिक्यूट किया जा चुका है, ओके, तो दोबारा उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा सेम एक्ट के लिए, मतलब एक से ज्यादा बार, इसको बोलते हैं डबल जेओपार्डी। एक बार अगर उसका प्रोसिक्यूशन हो चुका है तो दोबारा उसको प्रोसिक्यूट करके पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक। तीसरा है नो पर्सन एग्जीक्यूटेड, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा, ओके, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट देने के लिए। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए, इसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इससे रिलेटेड केस है सेल्वी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कब का केस है? 2014 है ना, अभी कल लिखवाया था मैंने फाउंडेशन कोर्स में। सेल्वी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 10 है, कल ही लिखवाया, उसी एक बार क्रॉस चेक कर लो। 10 है? मैंने, मुझे लग रहा है 14 है, कल ही तो लिखवाया, आपके नोट्स में होगा, चलो एक बार देख लेना। 14 है रश्मि, कंफर्म? सेल्वी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। 10 है मैम। 2010 ओके ओके, इसको लिख लीजिए 10। चलिए, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 टेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी। क्या? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट एंड पॉलीग्राफिक टेस्ट। तीनों का ध्यान रखिएगा। नार्को टेस्ट में एक केमिकल कुछ सोडियम करके होता है, उस सब्सटेंस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम क्या? पेंटोथल, ओके थैंक यू, सोडियम पेंटोथल, ठीक है। Yes, इस ma'am. इस केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट, इसको लिख लेना, हो सकता है पेटी में कभी आई जाए केमिकल। इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो अक्यूज होता है वो अपनी माइंड पर कंट्रोल खो देता है, ठीक है। जैसे हमें पता है ना, हमें बोलने से पहले क्या बोलना है क्या नहीं, तो वो खो देगा। उसके बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इसमें ब्लड प्रेशर से चेक किया जाता है। अगर व्यक्ति सही बोल रहा है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज होगा, इसके बेसिस पर। और ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, अक्यूज जिसके ऊपर, उसके ऊपर जिस ऑफेंस का चार्ज लगा है, जैसे उसके ऊपर लगा है कि इसने मर्डर किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्राइम सीन उसको कंप्यूटर पर दिखाया जाता है, एक पिक्चर फॉर्म में, एक वीडियो फॉर्म में, ठीक। और उसके ब्रेन पूरा मशीन के ऑब्जर्वेशन में होता है वो, कि उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है उस मूवी क्लिप को देखकर। तो इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। और उससे आइडिया लगाया जाता है, जैसे कि अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो उसका ब्रेन अलग हिसाब से चेंज करेगा, ठीक है, अगर आप उसके लिए नए हो। और क्योंकि आप ही ने वो सब कमिट किया है तो आपको पता है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होने वाला है, तो आपका जो इंटरनल एक्टिविटीज होंगी माइंड में वो थोड़ी अलग होंगी, तो इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। इन तीनों टेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई। क्यों? देखिए, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी बॉडी में आपने वो सब्सटेंस इंजेक्ट कर दिया तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं बोल पड़ूंगी। वैसे मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने क्राइम किया है, और ठीक ऐसे आपने ब्रेन मैपिंग किया तो आप आइडिया लगा लोगे कि मैंने क्राइम किया। तो ये कह रहा है कि जब 20 क्लॉज 3 में आपको प्रोटेक्शन मिली है कि कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता, तो whatever you cannot do directly, that you cannot do indirectly ना, आप मशीन्स के थ्रू भी आप वो काम नहीं करा सकते। इसीलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज की गई और कहा गया इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स टू रिमेन साइलेंट, है ना, विजय इम्यूनल के केस में कहा। तो ये हमारे इस राइट को वायलेट करता है। मैं नहीं बोलना चाहता और आप मुझसे ये चीज निकलवा ले रहे हो, ठीक। दूसरी चीज आर्टिकल 21 के वायलेशन में है। इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी का राइट भी है, और मेंटल प्राइवेसी सबसे सुपीरियर होती है, और आप इस मेंटल प्राइवेसी को वायलेट करते हैं इन टेस्ट के थ्रू। तीसरा कहा गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कि हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, ऐसा करके हम 20 क्लॉज 3 को भी वायलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें एक बैलेंस डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, अगर कोई खुद अपनी इच्छा से वॉलंटरी अगर इसको कराना चाहता है टेस्ट को, देन डेफिनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर आप इसको जबरदस्ती किसी कंपल्शन में रह के इसको करवाते हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ध्यान रखिएगा, नार्को, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर कंपल्शन में है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ओके मैम, पर ये हर्षद मेहता वाले केस में तो किया गया था। कैसे किया गया था? जबरदस्ती? मैम ये मुझे नहीं पता, पर मैंने इसका वीडियो देखा था। तो उन्होंने कंसेंट दी होगी।
जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती अलाउड ही नहीं है, उन्होंने कंसेंट दिया होगा, ठीक है, हो सकता है बट केवल कंसेंट से हो सकता है, ठीक, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब आप आओ 21 पर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस बेस्ड आएंगे ज्यादातर, और कुछ एक दो केस और आते हैं, जैसे है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। अब शैल टर्म लिखा है, इसका मतलब आप समझ लो कि ये इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये राइट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अलाउड है, किसी भी व्यक्ति को, मतलब स्टेट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो लाइफ का मतलब है एग्जिस्टेंस से, है ना, जीवित रहने से, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब है जो लिबर्टी घूमने फिरने आने जाने की आजादी से। तो आप पर्सनल लिबर्टी को कनेक्ट कर सकते हो अरेस्ट से, और राइट टू लाइफ को कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल आपकी सांस लेने के अधिकार से। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको आपको हमेशा एक टर्म याद रखिएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये दो टर्म अगर आपने याद कर लिए, इसको समझ लिया, तो 21 का कोई भी क्वेश्चन, जब आप कभी जज भी बन जाओगे और ऊपर तक जाओगे हायर जुडिशरी के थ्रू, तो आप बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन करोगे केवल इन दो टर्म से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये दो ऐसे टर्म है जिनकी वजह से 21 का इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हुआ है। कैसे? जब हम बात करेंगे विद चॉइस, राइट टू लाइफ है ना, विद चॉइस है, मेरा मन होगा मैं वैसे कपड़े पहनूंगा, मेरा मन जो खाने का होगा मैं खाऊंगा, मेरा मन जो एजुकेशन जिस फील्ड में जाने का होगा मैं वो करूंगा, मेरा मन जिस प्रोफेशन में जाने का होगा मैं वो करूंगा, क्योंकि 21 लाइफ विद चॉइस है पहली चीज। तो मेरे पास विकल्प होने चाहिए। जिस दिन सरकार ने विकल्प बंद कर दिए उस दिन 21 वॉयलेट हो जाएगा। अगर आप इसको इतना ब्रॉड पढ़ोगे ना तो 21 का दायरा आप और बड़ा करते जाओगे, ठीक है। तो चॉइस होनी चाहिए, वो भी चॉइस आपको पता है कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो मॉरल इमोरल इन चीजों का ध्यान रखना है, और विद चॉइस होना चाहिए। दूसरी चीज विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एनिमल लाइक लाइफ, आपको खाना मिल रहा है जीने के लिए, सांस जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, 2 टाइम का खाना पानी जरूरी है, आपको मिल रहा है, ये लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, पूरी डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, विद डिग्निटी। अगर आपको सांसें हैं लेकिन डिग्निटी नहीं है तो आपका 21 वॉयलेट होगा। तो विद चॉइस एंड डिग्निटी। इसके बाद और चीजों पर आएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको समझनी है, क्या कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, अरे हिमांशी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ अभी आधे घंटे में, ठीक, ओके ओके, ठीक है। अब इसमें दूसरी क्वेश्चन क्या आता है, देखो इसमें लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब स्टेट आपके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है, इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड, इट मे बी कर्टेल्ड। भैया अभी तो बाहर गए, मुझे चाय दे, अभी बाहर गए, यहीं तो थे। मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे सब, लेकिन ये उनको बता देना, लेकिन ये कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ओनली ऑन द प्रोसीजर, ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर सरकार आपके जीने के अधिकार को छीन रही है, मतलब आपकी सांसें छीन रही है, तो ये छीनना कैसे होगा, बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देयर मस्ट बी सम लॉ, ठीक है, देयर मस्ट बी सम लॉ, कोई कानून होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप छीन सकते हो। अगर आप पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी को कैसे छीनते हैं हम, अरेस्ट करके, उसको कस्टडी में रख के, पुलिस कस्टडी चाहे जुडिशियल कस्टडी में रखकर उसकी हम ये पर्सनल लिबर्टी को छीन लेते हैं। अब वो कहीं नहीं जा सकता, अब अंदर जेल में बंद है, या तो भाई उसको हम बिल्कुल, उसको हमने फांसी पर लटका दिया तो हम छीन सकते हैं, एनकाउंटर कर दिया तो हम छीन सकते हैं। तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति, राज्य को ये अधिकार नहीं है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी FR है, और अगर राज्य छीनता है तो देयर मस्ट बी सम रीजनेबल जस्टिफिकेशन बिहाइंड दैट, ओके। अब प्रॉब्लम ये आई कि क्या राज्य कोई भी कानून बनाकर किसी व्यक्ति के ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करेगा, ठीक,
इसी पर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो टर्म पूछी जाती है कि क्या आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझिए। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कानून जो पार्लियामेंट ने बना लिया वही सुप्रीम होता है। ओके, एनी लॉ, कोई भी लॉ जो कि इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है, इट इज द सुप्रीम, इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ए.के. गोपालन के केस में, ए.के. गोपालन का केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मद्रास 1950 ना। Yes. ओके ओके 1950, ठीक है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में कहा कि यस, स्टेट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकती है ऑन द ग्राउंड कि इफ दैट लॉ इज, है ना, इफ दैट प्रोसीजर इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि कानून बनाया गया है। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अपने संविधान में, और मेनका गांधी के टाइम से जो जजमेंट आए हैं ना, मतलब 19 इवन हम कह सकते हैं 1970 से जो भारतीय न्यायपालिका थी, जो जुडिशरी थी, उसका रुख बहुत ही लिबरल हो गया। जितने अच्छे जजमेंट 1970 के बाद आए हैं ना, वो मतलब 1970 से पहले की जो जजमेंट्स थे और 1970 के बाद के जो जजमेंट है उनमें आप सीधे डिफरेंस देख सकते हो। 1970 के बाद बहुत ही लिबरल जजमेंट, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन हुआ। ये 1978 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने लिखा नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है इट इज नॉट ईच एंड एवरी लॉ लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, बट उस कानून की वैधानिकता को, उसको चेक किया जाएगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर लॉ इज जस्ट, फेयर और रीजनेबल और नॉट। क्या वो कानून जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं, क्या वो नेचुरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। हमने अपने संविधान में ये, एक मिनट, हमने अपने संविधान में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कैसे कहा? इन्होंने कहा इट इज नॉट द एवरी लॉ जो पार्लियामेंट बना देगा और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और लोगों के पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी जैसे पायस राइट, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ना। अगर आपकी एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या मतलब रह गया? अदर एफआर का क्या मतलब है जब आपके 21 को ही वॉयलेट कर दिया। इन्होंने कहा कि हम हर लॉ को चेक करेंगे, अगर वो लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है देन 21 को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेंस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो 21 में डायरेक्टली नहीं है, बट मेनका गांधी में कहा ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी लॉ, अगर उसको सही नहीं पाया गया तो जो डिटेंशन होगी उसको भी इलीगल डिटेंशन डिक्लेयर किया जा सकता है, और जो विक्टिम होगा उसको कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यू प्रोसेस पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 21 में बहुत सारे, इसको कहा जाता है इट इज द अम्ब्रेला राइट, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ राइट आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। जैसे अगर हम कुछ कुछ केस आपको बताएं, केस आपने लिख लिया, ए.के. गोपालन और मेनका गांधी का लिख लिया। नेक्स्ट केस आप लिखिए, तो मेनका गांधी से मतलब क्या हुआ? दैट लॉ मस्ट बी जस्ट, दैट लॉ मैम केसेस दोबारा से बता दीजिए प्लीज जरा। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का है ये। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें बहुत ही, जिसको हम कहें कि गंदी इंटरप्रिटेशन कहा जाए ना, वो कर दी गई थी, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। जबकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बेस्ट इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो, बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन हुई, और उन्होंने कहा कि भारत में ड्यू प्रोसेस भी है, हर लॉ को चेक किया जाएगा कि वो लॉ जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, वैलिड है, प्रोसीजर है, वो नेचुरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं।
ठीक है, ये चीज मेनका गांधी में की गई। इसके बाद आप आओ मैम मेनका गांधी का कौन से ईयर का है? 1978। ये तो केस आपको एकदम रटे होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ओके मैम। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, आपने एक केस और लिख लीजिए, बता रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं लाइक जल्लीकट्टू वगैरह, और जिसमें एनिमल्स के साथ ही बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इवेंट्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि ये आर्टिकल 21 के वॉयलेशन में इनको पाया। ठीक है, इस केस का नाम लिखिए, ये केस पूछ लेते हैं कई बार पीटी में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें जो एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएलिटी की जाती है ना, इसको प्रिवेंट करने के ऑब्जेक्ट से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज 2014 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें एनिमल की क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 21 में देखो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इसको इस टर्म के साथ लिख लो ना, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी विद चॉइस एंड डिग्निटी। ओके, तो अगर कोई नई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना आपके सामने पीटी में और आपको पता ना हो तो भी आप अच्छे से टिक कर दोगे। तो जो ट्रांसजेंडर्स के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया वो इसी ग्राउंड पर किया गया होगा ना, चॉइस का राइट है ना आपको, तो चॉइस का राइट है, इसका भी केस लिख लीजिए, इसका भी केस लिखिए ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, के राइट्स को जो प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 21 में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये भी 2014 का है। ये केस पीटी में बहुत आते हैं। ठीक है, इसके बाद रिपीट कर दो मैम। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एक और पूछा था 21 से, राइट टू लाइफ में क्या राइट टू डाई इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। इस पे पहला केस पी रथी नाम और मारुति श्रीपति दुबल, ये दो केस जो थे, पी रथी नाम एंड मारुति श्रीपति दुबल, इन केसेस में कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूड है। ठीक, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूड है। इन दो केसेस को नाम याद रखिएगा। और जो रैशनल दिया गया वो बहुत ही गंदा रैशनल था, ज्ञान कौर के केस में इसको पलट दिया गया। ठीक है, पी रथी नाम श्रीपति दुबल में कहा गया राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्योंकि राइट टू स्पीच में राइट टू रिमेन साइलेंट इंक्लूड होता है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर के जजमेंट में इसको पलटा और कहा कि राइट टू स्पीच में जब हम कह रहे हैं राइट टू रिमेन साइलेंट है, तो हम कुछ छीन नहीं रहे हैं किसी से, जबकि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड करके हम किसी से कुछ छीन रहे हैं। तो इन्होंने कहा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो ना, पी रथी नाम श्रीपति दुबल, ये दो पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इसमें कहा राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी है। ओके, और श्रीपति दुबल में भी सेम कहा। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट, in this case honorable supreme court overruled the judgment given in the P Rathinam and Shripati Dubal और कहा राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। ओके, अब इसके बाद एक लेटेस्ट केस आ गया है, क्या, अरुणा शानबेग वर्सेस रामचंद्रन, ऐसे ही है ना, अरुणा शानबेग केस। अरुणा शानबेग में क्या कहा गया, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन नहीं, मर्सी किलिंग, सॉरी, मर्सी किलिंग। ठीक है, एथुनेशिया, देखिए दो तरह के एथुनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव एथुनेशिया और एक होता है पैसिव एथुनेशिया। ठीक है, मर्सी पिटीशन नहीं लिखना है। ठीक है, मर्सी यस, पढ़ाया, कब पढ़ाया, आईपीसी में पढ़ाया था मैम, इंडिया में अलाउ पढ़ा नहीं दिया है। था, पढ़ाया था। तो आपको पता होगा। ठीक है, चलो, तो एक्टिव कुछ लोग अगर बाद में आए नहीं होंगे, मैम, हाँ नहीं हुआ हमारे सामने। कोई बात नहीं है। दो तरह का वो होता है इथुनेशिया, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव इथुनेशिया इंडिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पैसिव इथुनेशिया अलाउड है, जो लोग सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा रहते हैं
उनका Ventilator. एक्टिव में क्या होता है, आपको एक्टिवली कुछ करना पड़ता है किसी की डेथ कॉज करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड पैसिव यूथनेशिया वो यूथनेशिया है, ये एक तरह का मर्सी किलिंग है जहां पर व्यक्ति जीवित है केवल सपोर्ट सिस्टम पर। आप सपोर्ट सिस्टम हटाओ मत, आप कुछ ना करो, जैसे जो ऑक्सीजन आपको दिया जा रहा है पेशेंट को, आपको नहीं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको बदलना पड़ेगा ना भाई, वो ना बदले। एक समय के बाद आप ना बदलो, आप उनको छोड़ दीजिए, तो एक समय के बाद, क्योंकि वो जीवित केवल सपोर्ट सिस्टम पर है, तो आपने वो सपोर्ट सिस्टम हटाया नहीं। अगर आप हटाओगे एक्टिव यूथनेशिया हो जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे पैसिव यूथनेशिया रहेगा। पैसिव यूथनेशिया अलाउड है बट अंडर वेरी स्पेशल रेयर सर्कमस्टांसेस। पूरी कमेटी बनती है, उसमें जजेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तभी अलाउड है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अरुणा शानबेग का केस है इस पर। इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 21 पूरा नाम लिखवा दीजिए प्लीज जरा, लिखवा केस दें। का, केस का नाम ये। अरुणा शानबेग रामचंद्रन है, आई थिंक मैम 2014 अरुणा रामचंद्र शानबेग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। 11। ओके चलो लिख लो, दोबारा बोल दो, आयुषी लिख नहीं पाएंगे। अरुणा रामचंद्र शानबेग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। थैंक यू, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। अब देखो 21 में ना बड़ी सारी चीजें हैं। राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 में ही आता है। राइट टू लाइवलीहुड, केस का नाम लिख लो ओल्गा टेलिस। इतने केस याद कर लोगे, बहुत टेढ़ी कीर है लेकिन करनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट टू लाइवलीहुड, अगर हमने लाइवलीहुड का अधिकार ही नहीं दिया तो 21 का कोई मतलब नहीं, हम जिएंगे कैसे? तो लाइवलीहुड का राइट भी है 21 में। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 सुप्रीम कोर्ट। ओके, दूसरा राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। देखो एजुकेशन का राइट अब आ गया 21A में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? कौन बताएगा? 86, ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले मोहिनी जैन का केस है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। ओके भाई, हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो राइट टू लाइफ विद चॉइस, चॉइस करोगे कैसे भाई? अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदने जाना है तो मुझे अगर साड़ी खरीदनी जानी है और मुझे अगर सिल्क की साड़ी मुझसे कहा आप खरीद लाओ, अगर मुझको सिल्क के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं कौन सी सिल्क खरीदूंगी? मुझे अपनी जुडिशरी के लिए कोचिंग करनी है। मुझे अगर इतना ही ज्ञान नहीं है कि जुडिशरी में आएगा क्या, ये है किस लिए, इसमें सब्जेक्ट्स क्या है, तो मेरे लिए तो सारी कोचिंग बराबर है, मैं किसी भी कोचिंग में एडमिशन लूंगी। तो चॉइस के लिए, बेटर चॉइस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास एजुकेशन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, तो अभी अपनी डिग्निटी का एहसास, अपने विकल्प को चुनने का एहसास व्यक्ति को तभी होगा जब उसके पास एजुकेशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 के लिए ये बहुत जरूरी है। और फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट के बाद में उन्नी कृष्णन का मैटर है, इसके बाद दोनों केस इसी से रिलेटेड हैं, मोहिनी जैन वर्सेस और उन्नी कृष्णन। आप अगर वर्सेस याद भी ना रखो चलेगा, पीटी में आपको इतना भी याद हो ना तो चल जाएगा। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मैटर है, ये दोनों केस एजुकेशन से रिलेटेड है और जिसको फंडामेंटल बताया था। इसके बाद आपका 21A ऐड हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और अब तो ये डिक्लेयर ही कर दिया गया। ठीक है, एजुकेशन भी हो गया। इसके बाद केस तो बहुत हैं। हुसैन आरा खातून का स्पीडी ट्रायल का याद है? हुसैन आरा खातून स्पीडी ट्रायल, ये भी 21 में ही आएगा। इसके बाद आपको एडवोकेट हायर करने का, ये भी राइट 21 में ही आएगा। ऐसा करूंगी मैं लिस्ट भेज दूंगी आपको पूरी, मैम लिस्ट भेज दीजिए, ठीक है मैम। बहुत सारे केस हैं 21 में। फ्रेश वाटर, फ्रेश एनवायरमेंट, है ना, इन सब 21 में ही आता है। चलो अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है 21 में? नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। यस डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वर्क, है ना? नहीं तो सरकार को बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सारे पहुंच जाएंगे 32 में, हमें काम ही नहीं मिल रहा, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट इंश्योर करेगी लोगों को दिलाया जाए काम, लेकिन हम उसको एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। अब जल्दी से आ जाइए 22 पर। यस हाँ बता दिया सर। मैम केसेस की लिस्ट जरूर भेज दीजिए प्लीज मैम, मैं राइट हाँ डाउन तो क्लास खत्म कर लूं पहले ठीक भेज है, दूं, ठीक, क्लास ओके ओवर ओके, भेज दूंगी। ठीक ओके भेज दूंगी। चलिए अब आइए 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट
डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 22। अब देखो ये इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो है अरेस्ट ऑर्डिनरी केसेस में और एक है अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आपको पता है ना प्रिवेंटिव का मतलब ही क्या होता है, जस्ट टू प्रिवेंट, आपको सस्पेंशन के ग्राउंड पर, है ना, सस्पेंशन के ग्राउंड पर एक कि हाँ ये व्यक्ति आगे अपराध कर सकता है आपको, तो जस्ट टू प्रिवेंट द ऑफेंस इन फ्यूचर, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है। और शुरुआत की जो क्लॉजेज हैं वो आपके ऑर्डिनरी डिटेंशन से रिलेटेड है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट, ये सब आप पढ़ चुके हो सीआरपीसी में, मतलब जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसको क्या बताए जाएंगे, ग्राउंड्स बताए जाएंगे, ओके, ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट एंड शैल नॉट बी डिनाइड, उसको मना नहीं किया जाएगा कि भैया तुम अपने वकील को नहीं कर सकते, तो कंसल्ट करने का उसका राइट है, ठीक, टू बी आंटी एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक। तो ऑर्डिनरी ये लॉज में अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, ओके, और उसको बताया जाएगा कि भाई आप वकील कर लो, आपको कंसल्ट करने का पूरा राइट है। जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, नेक्स्ट क्लॉज कहता है 2 कि विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। कौन बताएगा मुझे सीआरपीसी के प्रोविजंस जल्दी से? 57 57 में, 57 में। ठीक है, वेरी गुड। और अपने मन के वकील वगैरह आप कर सकते हो, ग्राउंड्स बताए मैम जाएंगे। 303 में मैम, 303 सीआरपी। ठीक है, वो तो है ही, आगे ही आओ इधर। मैम 41 में सारे बताएं, 41 ABCD ये सब। 41 में बताए हैं? नहीं मैम, अच्छा ABC, ओके ओके ओके, ठीक है, बताए ना। हाँ हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। 57 में 24 आवर्स में वो करना है। ठीक है, 303 में मनपसंद वकील कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो अब देखिए, नथिंग इन दिस क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person। अब आप ध्यान रखिएगा, जो क्लॉज 1 और 2 में राइट्स दिए हैं ये ऑर्डिनरी लॉज में अरेस्ट होने पर दिए गए हैं। तो 57, 56 सीआरपीसी का ये सब आप थोड़ा देख लेना, 50 देख लेना। और अगर ये ऑर्डिनरी उसमें नहीं हुए हैं, ये जो राइट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे। जो कौन है, हु इज फॉर द टाइम बीइंग एन एनिमी एलियन, जो एनिमी एलियन है, ठीक, उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। और टू एनी पर्सन, और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो व्यक्ति है उसको छोड़कर और एनिमी एलियन को छोड़कर बाकी लोगों को ये ऊपर वाले राइट हैं, ग्राउंड बताना, कंसल्ट करना, ये सारी चीजें। फिर क्लॉज 4 में एक चीज ध्यान रखना, 22 से जो क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो ये आता है कि मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को कितने दिन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन में रखा जा सकता है, सॉरी, कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 3 मंथ। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा भी रखा जा सकता है? आंसर इज यस, रखा जा सकता है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। जो एडवाइजरी बोर्ड होगा अगर वो अलाउ करे तब रखा जा सकता है, अदरवाइज उनको 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। और शायद 2 मंथ भी हो गया है। क्या बन हो गया है? 2 मंथ। 2 मंथ हो गया है? कहाँ हो गया है? 3 मंथ से कम करके? नहीं भैया, 3 मंथ ही है मैम अभी। 3 मंथ ही है, यस 3 मंथ ही है, ठीक है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, और वो 3 महीने से ज्यादा है तो एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक। अब इसके बाद आओ आप 23 में, इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, जो ज्यादा डीप वाले थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आओ 23 में। 23 क्या कहता है? 23 में एक्चुअली 2-3 तरह की बातें की गई हैं। 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, provision of traffic in human being and forced labor, traffic in human being, बेगार and other similar form of the forced labor। तो 23 में क्या कह रहा है, किन किन चीजों पर प्रिवेंशन लगाई गई है? आप पॉइंट लिख लो। बेगार, बेगार का मतलब पता है क्या होता है? बेगार कभी घरों में सुना है? काम कर रहे हो कि बेगार कर रहे हो? हाँ, वर्क विदाउट पेमेंट। यस, विदाउट पेमेंट। जब कोई अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको बोल देते हैं काम कर रहे हो कि बेगार कर रहे हो। बेगार मतलब काम करा रहे हो आप, सामने वाले को पेमेंट नहीं करोगे तो वो काम भी वैसे ही करेगा बिना पैसे के, है ना। चाकर जो होते हैं बिना पेमेंट के काम कराने वाले। हाँ, तो बिना पेमेंट के काम करने वाले बेगार। इस पर रोक लगाया सेक्शन 23 ने। दूसरा लगाया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। और तीसरा है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर में आपको पता ही है, जबरदस्ती किसी से काम करना, है ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध, विदाउट विल उसे काम करा के रखना जबरदस्ती, ठीक है। और ट्रैफिकिंग में प्रोस्टिट्यूशन वगैरह और ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब देखिए ट्रैफिक इन ह्यूमन ये है, इस पे इसको प्रिवेंट किया जाएगा। आर्टिकल 23 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस
फॉर पब्लिक पर्पस, अंडरलाइन करिए इसको, public service, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on the ground only of the religion, race, caste और class। केवल 4 ग्राउंड है, 15-16 वाले ग्राउंड्स नहीं है, 5 और 7, केवल 4 ग्राउंड है। इनको पहली बात याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके का फोर्स लेबर, किसी भी तरीके का बेगार, किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग, ठीक है, इलीगल ट्रेड वगैरह ह्यूमन बीइंग का, ये अलाउड नहीं है, इसको प्रिवेंट करना है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि राष्ट्र हित में, लोगों के हित में आपको लगाना पड़े और आपकी इच्छा ना हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है? वॉर सिचुएशन हो सकती है ना, तो आपको भेजा जा सकता है देश की सुरक्षा में, तो आपकी इच्छा नहीं है तब भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। और जब जब राष्ट्र ऐसा करेगा तो ऐसा करने में वो रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि एक ही कास्ट, एक ही क्लास के लोगों को भेज दिया, बाकी लोगों को नहीं भेजा, वो ये नहीं कर सकती, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आप आओ 24 पर। 24 से क्वेश्चन आता है और एज से आता है 24 में क्वेश्चन कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर shall be employed to work in any factory, mines or engaged in any hazardous employment। कोई भी बच्चा, नो चाइल्ड, जो कि 14 साल से कम का है, उसको किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या हैजार्डस कोई भी है, ठीक है, एक्टिविटी, हैजार्डस एक्टिविटीज में क्या, जैसे पटाखों का हो गया, माइंस में काम करना, ठीक है, इनमें आप उनको नहीं लगा सकते। तो 24 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो मार्जिनल हेडिंग से आएगा या एज से आता है 24 से क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी केस हुआ है, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने बच्चों के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की है कि लॉज बनाने चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह है उनमें बताना चाहिए कि बच्चे इस एज से कम के बच्चे इस काम में नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। इसके बाद 25 आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है 25। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या कहता है, देखो, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पहले तो इसका अंडरलाइन कर लीजिए, ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, 3 ग्राउंड ये लिखे हैं, रट लेना एकदम। जो सेक्युलर टर्म हमने पढ़ा ना, वो हमें 25 में दिखता है। लोगों को अपने जो उनका रिलीजन का राइट है, कौन कौन से राइट इसमें कहाँ है, इसमें 4-5 चीजें कही हैं। कंसाइंस का, इसको बोलते हैं अंतःकरण, अंतःकरण, आपका बिलीफ क्या है। प्रोफेस, आप प्रोफेस, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का। मेरे अंतःकरण, मेरा अंदर से आवाज आती है कि मुझे इस धर्म को मानना चाहिए, मुझे अधिकार है, मुझे अब इस धर्म को, मेरे अंदर से विश्वास है कि मुझे शिव की पूजा करनी चाहिए, मैं, लेकिन इस पूजा को करने के लिए, इसको प्रोफेस करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने का अधिकार भी मुझे दिया है। अब मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगी? एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रीतियां होंगी, कुछ काम कर्मकांड होंगे, पूजा पाठ होगा, वो भी करने का प्रैक्टिस अब मैं अधिकार देता है। अब क्योंकि मेरा अंतःकरण है, मेरा कंसाइंस मुझे अलाउ करता है कि मुझे अपने हिंदू धर्म के साथ साथ मुझे और जो धर्म है मुझे वहां भी जाना चाहिए, मुझे मस्जिद में भी जाना चाहिए, मुझे गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, मुझे पूरा है अधिकार, ठीक है, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा विश्वास मेरे धर्म में बहुत ज्यादा है, तो मैं इसका प्रचार प्रसार, प्रोपेगेट भी करना चाहती हूँ, ये भी अधिकार 25 में दिया है। इसीलिए जो झांकियां निकलती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, जो तमाम तरीके की, नवरात्र में आप देखते हो, जैसे मुस्लिम्स में आप देखते हो, वो क्या निकलता है, ताजिया वगैरह कुछ कुछ निकलते हैं ना, वो है ना, और सिखों में आप देखते हो प्रभात बेला और गुरु आगे चलते हैं, हमने हर चीज देखी है बहुत अच्छे से। तो हर धर्म में है अधिकार कि वो कर सकते हैं, 25 उनको राइट देता है। लेकिन आपका ये राइट, जो रिलीजन का राइट है, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर ये इमोरल लगता है कहीं से, अगर ये हेल्थ के ग्राउंड पर रोका जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर रोका जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज द अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड मतलब मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर के अलावा ये जो अदर फंडामेंटल राइट है ना पार्ट थर्ड की, इनके ग्राउंड पर भी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा बहुत, ये अदर प्रोविजन छूट जाता है कहीं और पीटी में आता है तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने
ये धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण, उसको प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपगेट कर सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग। इसका मतलब पता है क्या कह रहा है? 25 आपको राइट दे रहा है, लेकिन 25 के क्लॉज 2 में ही कह रहा है कि स्टेट के अधिकार को नहीं रोक रहा है आपका ये राइट। आपको हमने अगर रिलीजन का राइट एब्सोल्यूट दे दिया ना, तब तो बड़ी दिक्कत होगी, लोग सोने नहीं देंगे, सुबह शाम रामायण चलेगी, सुबह शाम पता नहीं क्या क्या चलेगा। और जहां पर एब्सोल्यूट राइट दे दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी सोसाइटी में एक ही मोहल्ले में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कई बार क्या होता है, दो धर्मों के त्योहार एक साथ पड़ जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। एक धर्म में उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं और दूसरे धर्म में उसको एक शोक की तरह मनाते हैं। तो एक टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है, और इस टॉलरेंस को अगर लोगों के अंदर नहीं होगा तो हमें उन लोगों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में पावर दी है स्टेट को कि स्टेट में रिस्ट्रिक्ट दी आपके ये जो रिलीजियस राइट है, स्टेट में रिस्ट्रिक्ट द रिलीजियस राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करते हैं कि नहीं? अभी कोरोना के टाइम में पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे रेगुलेट किया। नवरात्रि थे मुझे याद है, लेकिन मंदिरों में आप नहीं जा सकते। विसर्जन करना था गणपति जी का, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्योर रिलीजियस एक्टिविटी को भी हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि 25 का जो राइट है आपको निकालने नहीं दिए, उसमें सभी त्योहार कहीं ना कहीं आ गए। 1 साल का टाइम लगभग था, तो आपके रिलीजियस एक्टिविटीज को भी रेगुलेट किया। किसके ग्राउंड पर? हेल्थ के ग्राउंड पर। ओके, जब कभी पब्लिक ऑर्डर लाइक 2 रिलीजियस ग्रुप्स हैं और लगता है क्लैश हो सकता है, तो पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनी क्या लिखा है? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। ओके, तो आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes sections of Hindus। देखो ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है। क्लॉज बी क्या कहता है? प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, रही हैं, और जो समय के साथ चेंज हो रही हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियां होंगी, अनटचेबिलिटी होगा कि एक ही कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग मंदिरों में पुजारी होंगे। ठीक है, इसको बदला। इस धर्म के लोग मंदिर में नहीं चढ़ सकते, इस कुएं का पानी नहीं ले सकते। तो अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी है जो कि सोशल वेलफेयर में नहीं है, देन स्टेट कह रहा था कि ये प्योर पर्सनल एक्टिविटी है और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किया। तो अगर किसी भी धर्म में लगता है कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, तो उसमें रिफॉर्म किए जा सकते हैं। समझ आया सबको? अब आइए एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 द रेफरेंस ऑफ हिंदूज शैल कंस्टिट्यूट इन इंक्लूडिंग। अब इसमें आप बस याद रखिएगा सिख, जैन, बुद्ध इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, सिख, जैन, बुद्ध। ठीक है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि हिंदूज में ये भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, बस अब जैसे इसमें केस तो बहुत है, पता है। जैसे तांडव नृत्य का एक बहुत अच्छा केस है, मैंने अपने फाउंडेशन के केस में लिखवाया भी था। तो ठीक है 25। अच्छा 25 में एक केस लिख लो पहले तो आप। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। देखो मैं कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे सवाल कितने आते हैं एचजीएस वगैरह में या सबऑर्डिनेट में? अच्छे से आते हैं, आते हैं ना? 10 आते हैं, और ये अच्छी भली संख्या है और मेंस में भी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, और रही बात, अभी हमारे पास 1 महीना है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करना। लोकल लॉज मैं आपके करवा दूंगी, अच्छे से हो जाएंगे। और बाकी माइनर बच्चे हैं, मेजर आपका हो ही जा रहा है। माइनर जहां से 2-3 सवाल आते हैं आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अकेले मुझे करना होता तो टेंशन की बात थी, लेकिन जब 2 लोग मिलकर कराएंगे तो पूरा सिलेबस आराम से हो जाएगा। ठीक है, केस का नाम लिखिए, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस को याद रखिएगा, हम सेक्युलरिज्म को नहीं हटा सकते। सेक्युलरिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। अरे ये तो माइनर मैं ही कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं।
इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म का मतलब ना तो एंटी गॉड है, ठीक है, ना ही प्रो गॉड है, बल्कि ये न्यूट्रलिटी की बात करता है। सेकुलरिज्म का मतलब ना एंटी गॉड ना प्रो गॉड। सरकार आपको ये नहीं कहेगी, जैसे जो राम मंदिर में ये लोग चंदा इकट्ठा करवा रहे हैं ना जबरदस्ती, ठीक है, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं इनके अगेंस्ट चली जाऊं, लेकिन मैं इस फील्ड में हूं नहीं। इतना गलत काम आप कैसे कर सकते हैं एक सेकुलर कंट्री में? इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। पूरी तरह से कंपल्शन किया है। आप इसको बता ही तो रहे हो, लोगों ने जानबूझ के किया है। हर डिपार्टमेंट में अगर आप उसको कंपल्शन की तरह है अगर आप लेने लगे तो ये अलाउड ही नहीं है, 25 के वॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर इसीलिए तो ये क्या, तो ये न्यूट्रलिटी की बात करता है, ठीक है। एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को आप याद रखिएगा। इसके बाद बाकी पॉइंट्स तो मैंने बता दिए। केस का नाम लिखिए, उस दिन मैं बता रही थी ना, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। लगभग 2 घंटे क्लास हो गई आज ना। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या किया था कि जो हेरिडेटरी पोस्ट होती है प्रीस्ट की, ठीक है, उसको खत्म कर दिया कि आप कोई भी अपॉइंट हो सकता है अगर उनके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, मतलब वो पूजा पाठ करा सकते हैं, ठीक है। अगला लिखिए केस का नाम, आचार्य जगदीश्वरानंद, आचार्य जगदीश्वरानंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस। इट इज पॉपुलरली नोन एज आनंद मार्ग केस। ध्यान रखिएगा, तांडव केस या आनंद मार्ग केस आएगा तो यही केस है, तांडव केस या आनंद मार्ग केस। इसमें जो तांडव डांस होता है इसको रोक लिया गया था, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर इसको रोका गया, ठीक है। मैम इसका ईयर? इसका ईयर है 1984 सुप्रीम कोर्ट, 1984 सुप्रीम कोर्ट। विजय इम्यूनल केस आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कल करेंगे, कल ही मेरा पेपर है ना, हाँ कल पेपर देने के बाद रात में, ठीक है। मैम एक हाँ। सवाल पूछना था। हाँ। मैम जैसे जो शनि शिंगणापुर मंदिर है और जैसे जो बहुत ही पुराने और फेमस मंदिर होते हैं उनके गृह गर्भ में लेडीज का जाना मना होता है, तो ये जो केस किया गया था मैम वो इसके अंडर आएगा? कौन सा केस किया गया था कि वहां जाना, लेडीज को भी जाना अलाउड होना चाहिए? कौन, किस केस की आप बात कर रहे हो? मैम मुझे एक्चुअली लड़की का नाम याद नहीं आ रहा। सबरीमाला वाली बात कर रहे हो क्या? सबरीमाला कह रही है। सबरीमाला केस की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। वो गृह गर्भ की बात नहीं थी, वो लेडीजों का रिलीजियस है, हाँ। डिनोमिनेशन क्लेम कर रहे थे। लॉर्ड अयप्पा के डिवोटी का कहना था ये रिलीजियस डिनोमिनेशन में आता है और रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये हमारी ऐसा चला आ रहा है, और रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए आपको स्पेशल प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। लॉर्ड अयप्पा जो टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल ही में आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो पाया, और उन्होंने कहा कि हिंदू टेम्पल में आप इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जो शीनू आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो दो बिल्कुल अलग चीज है। गृह गर्भ, गृह गर्भ में जाना अगर महिलाओं का अलाउड नहीं है तो इस ये हो सकता है कि प्योर रिलीजियस एक्टिविटी हो। कल को अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई, किसी ने करा, मुझे नहीं पता गृह गर्भ में महिलाएं जाती हैं या नहीं, मैं तो कभी ऐसे जा सकती है मैम, जा सकती है, गए भी हम। नहीं जा जो बहुत पुराने मंदिर होते हैं ना जो 100-200 साल होते हैं उनमें मनाही तो होती चलो है। मान लीजिए, मान लिया हमने, रुकिए एक मिनट, मान भी लिया हमने कि किसी गृह गर्भ में जाना अलाउड नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की जा सकेगी, और जब की जा सकेगी तो उनको साबित करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है जाना, ठीक है। और कितना ही वो साबित करेंगे, लेकिन आज का जो माहौल है, जैसा इंटरप्रिटेशन है, तो वो इनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। और महिलाओं और पुरुष दोनों को अधिकार है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि कोर्ट कल को डिक्लेयर कर दे। वैसे मेरी जानकारी में जो वैष्णो देवी का गृह गर्भ में मैंने देखा है
कि महिला पुरुष मैम हाँ जी वहाँ अलाउड यस है। मैम जाते मैम हैं अलाउड है गए भी एक हम। मंदिर में। मैम वो शनि सिंगनापुर का मेघालय केस साइड था एक कोई, एक शनि ऐसा सिंगनापुर मंदिर है में जहाँ अलाउड नहीं थी जेंट्स लेडीज, को भी वहाँ जाना पे अलाउड वो नहीं केस है, था। वहाँ ऐसा है। देखो बताएं, प्योर रिलीजियस एक्टिविटीज कुछ हो सकती हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 खुद कहता है, एक मिनट, आर्टिकल 25 खुद कहता है कि प्योर रिलीजियस एक्टिविटीज अगर हैं और आपने अगर उसको जस्टिफाई करा ले गए आप उसको, तो कोर्ट हो सकता है अलाउ कर दे, ठीक है। वो केस टू केस देखना पड़ता है कि कैसा मंदिर है, क्या प्रथाएं थी हमेशा से, क्या ऐसा यस कस्टम है, मैम। तो अगर अलाउड है तो कोर्ट अलाउ करेगी, यस अदरवाइज मैम। कॉन्स्टिट्यूशन मैम हो क्योंकि जाएगा। जो हनुमान जी के मंदिर में भी लेडीज का जाना कम अलाउ होता है, वो तो अब हो गया है जब से 25 का वायलेशन हुआ है। मैम कुछ एक्सप्लेन करना था बस सबरीमाला पे। क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं? एक्सप्लेन करना था, मुझे कुछ बताना था बेसिकली। हाँ बताओ बताओ बताओ। मैम एक्चुअली सबरीमाला में जो डिटी हैं वो एक्चुअली ब्रह्मचर्य का था। तो जो मैंने पूरा पढ़ा केस, और इसमें एक एक्टिविस्ट भी थी और उनके अगेंस्ट में जो था, तो उसमें बेसिकली ये था कि जो डिटी हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारी लेडीज का जाना मना था, वहाँ पे मतलब जैसे पर्टिकुलर एज के लिए। हाँ एग्जैक्टली वो इसलिए बिकॉज जो वो जो डिटी हैं वो ब्रह्मचर्य है, ठीक है। और मैम इस एक्चुअली ये एक्टिविज्म का ये हो गया है ना कि ये लोग इक्वलिटी के नाम पे इन्होंने हर जगह पे मतलब डाइवर्सिटी को एंड करने पे आ रहे हैं। क्योंकि केरला में ही बहुत से ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पे जो वुमेन्स है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल जब साइकिल होता है तब वो जाते हैं, तो वहां पे फिर हम ऐसे कर दें कि फिर मेंस को भी अलाउ कर दें। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम इसी तरह तमिलनाडु में कुछ टेम्पल्स है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? अर्चना सुप्रीम ये कोर्ट ने क्या किया? फेवर में गए सुप्रीम ना? कोर्ट ने तो बोला हाँ वो चीज तो Yes. ठीक है, बट मैम आपको एक वो बता रही हूँ, मतलब सेम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में कहा कि हाँ तमिलनाडु में मैम एक टेम्पल है जो कि क्योंकि हिंदू इसमें क्या है ना कि हर जो टेम्पल होता है किसी पर्टिकुलर चीजों को डेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में एक टेम्पल है वो एक थर्ड जेंडर मतलब जो है उनको डेडिकेट है। तो वहां पे अब कल को अगर कोई बोलेगा कि हमें भी जाना है, गर्ल्स एंड बॉयज मतलब जो भी जेंडर, सो मतलब मेरे हिसाब से कि थोड़ा जो डाइवर्सिटी है उसको भी थोड़ा बैलेंस करके थोड़ा रखना चाहिए मेरे हिसाब से। हम आप कर ही नहीं सकते अर्चना इस टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉग्निशन दे दी, समझ रहे हो। और आप इसको कभी लिखिएगा भी नहीं मेंस में, क्योंकि Yes, अब ma'am. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, वो हमारे एडवर्स जाएगा। ये हमारी आपकी ओपिनियन हो सकती है, बट जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो फिर कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस ग्राउंड पर, एक्चुअली वो जिस ग्राउंड पे आए थे ना, उन्होंने ये बोल दिया कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में आता ही नहीं है, और जब नहीं आता तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट आप ले नहीं सकते। एक और चीज मुझे 2 क्वेश्चन और पूछने थे। हाँ। जब आपने ये जो आपने बताया आर्म्स एसोसिएशन का जो अभी आप 19 में बता रहे थे, तो मैम जैसे हमारे यहाँ पे मतलब यूपी में तो खैर अब खत्म हो गया, बहुत साउथ में ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ पे लोग जब खेत वगैरह काटने जाते हैं ना, तो जो हसिया वगैरह आपने सुना होगा जो गेहूं वगैरह जिससे काटते हैं, तो उन सब की मतलब गांव वाले जो होते हैं वो पहले ना एक जगह पे लाके उन सबका पूजा वगैरह करते थे। तो क्या ये भी चीज मतलब क्यों बैन आएगा? वो हंसिया नहीं ले जाएंगे बेचारे, काटेंगे किससे, है नहीं ना? मतलब वो ये एसोसिएशन तो हो गया फिर। अच्छा बिल्कुल, अरे ये मैम वो तो उनका इक्विपमेंट जरूरी है। हुआ। और क्या, वो तो लाइवलीहुड के लिए, वो बेचारे हंसी के बिना दांत से थोड़ी ना काटेंगे सारे धान गेहूं, है ना। वो तो जरूरी है, वो बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है उसको। मैम वो आर्म्स में नहीं आएगा ना? नहीं, वो उनके लाइवलीहुड का साधन है, उसकी पूजा ma'am. इसलिए करते हैं क्योंकि इसी से उनका जीवन यापन होता है ना, तो वो बिल्कुल अलाउड है, उसमें और कोई मैम एक और चीज जो आपने अभी जल्लीकट्टू का भी बताया था, तो हम्म। उसमें मैम ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में ट्रेडिशनली बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। सबके लिए बोला है, तो इसमें सबके हाँ वो लिए, सबके लिए बोला है, बट मैम सबके लिए। ऐसे मतलब फिर भी आपको दिखते थोड़ा सा होंगे ऐसे। हाँ मैम एग्जैक्टली हाँ। सो मैम तो मैम जैसे कि इंस्टेंट ऑफ बैनिंग देम उसको रेगुलेट भी कर सकते थे, बिल्कुल लॉज है उसके लिए, ऐसा नहीं है। मैम जैसे कि अगर बिल्कुल जैसे एक इक्वालिटी जानवर इंजर प्रिवेंशन हो गया, एक्ट। हाँ हाँ। मैम मेरा कहने का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना था कि सपोज अगर उस गेम में एक जानवर की डेथ हो गई, बस उस एक बैल की वजह से आप हमें ये भी देखना चाहिए कि 200-300 लोग मतलब काफी सारे जानवरों को पाल भी रहे हैं। अगर हम बैन कर देंगे तो फिर लोग उनको पालना बंद कर देंगे, सड़कों पे फिर आवारा घूमेंगे। सो मेरे हिसाब से आप जो बात कर रहे हो वो दोनों बहुत अलग चीजें हैं। क्रुएलिटी हाँ करना अलग चीज है और ओके पालना अलग चीज है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, कोई भी ऐसा गेम, कोई भी ऐसा जिसको आप मनोरंजन की तरह लेते हैं और जिसमें क्रुएल ट्रीटमेंट हो रहा है एनिमल के साथ में, उस पर ओके बैन लगाया है।
पाल ओके रहे ओके हो, पालने के दौरान किसी उसमें डेथ हो जाए वो तो अलग चीज है ना। नहीं नहीं क्रूअल मतलब जैसे बहुत लोग जैसे मैम बैल होते थे तो अब जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो लोग अब बैलों की जगह जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह से काम करते हैं ठीक। तो अब लोग जैसे जल्लीकट्टू का जो मैंने थोड़ा पढ़ा था तो उसमें ये था कि लोग उसको सिर्फ गेम के पर्पज से जानवरों को पालते थे, मतलब जो बैल होते थे सिर्फ गेम के पर्पज से पालते थे। तो मेरा तो वो क्वेश्चन बहुत ये है क्रूअल ट्रीटमेंट होता है ना अर्चना, इसलिए उसको मना किया। पालना आप कह रहे हो केवल उसी लिए पालते हैं, लेकिन पाल के करते क्या उनके साथ इतना क्रूअल ट्रीटमेंट, इसलिए उसको मना किया गया। मैडम क्रूअल ट्रीटमेंट में तो जो बैल से गाड़ी खिंचवाते हैं ये भी ये क्रूअल भी नहीं आएगा, ट्रीटमेंट। ये कैसे, नहीं ये जो नहीं, ये कहना चाह रही हैं अर्चना जी, यही कह रही हैं। नहीं ये क्रूअल ट्रीटमेंट में नहीं मेरा आएगा। कहने का मतलब तो सिंपल सा हमारी इतना था संस्कृति चली आ रही है, आज पालने की आज इतना इन्वेंशन हो गया, वो क्रूअल हाँ ट्रीटमेंट नहीं आएगा। नहीं मैम मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जैसे अगर हम वो गेम हो रहा है और उस गेम में किसी भी बैल को चोट लग रही है, पर हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ उसी गेम की वजह से कम 200-500 जितने भी गांव में बैल होंगे उसको लोग पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, वो जिंदा हैं। अगर हमने देखो अदरवाइज अगर नहीं अर्चना, पालेंगे तो सब लोग जब सड़कों भी पे छोड़ देंगे, जुडिशरी, आवारा घूमेंगे। अब मैं आपकी बात समझ गई, अगर जुडिशरी ने इस तरह का जजमेंट दिया होता जो आप कह रहे हो, इससे पता है क्या होगा, इससे क्रूअल ट्रीटमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। जिस वही मैं कह रही हूँ, मैम रेगुलेट कर सकते थे इसलिए ना, नहीं कर कुछ सकते, स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते रेगुलेटरी थे। तो किया है, रेगुलेटरी तो अच्छा कर रही है कोर्ट, यही तो कह रही है कि क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको, यही तो रेगुलेट मैम कर रही है। यस मैम वो कई लोगों ने देखा ना घोड़े पाले होते हैं तो घोड़े के पैर के नीचे ऐसे लोहा लगा देते हैं, वो नहीं क्रूअल माना जाएगा? वो भी क्यों तो नहीं, वो नहीं क्रूएल्टी माना है। जाएगा, वो उनकी नहीं प्रोटेक्शन के माना लिए। जाएगा, वो उनकी प्रोटेक्शन। अब आप लोग बेकार क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, मेरा कल पेपर है, चलो मुझे क्लास छोड़ने दो, इनका कोई मतलब नहीं है। उनके घोड़े के पैर में उन्हें, अगर वो नहीं लगाएंगे तो चलेंगे कैसे? और क्या, वो फिसल जाएंगे रोड पे, शायद उसीलिए लगाते हैं, वो क्रूअल है। देख के लगता है कि क्रूअल हो सकता है ना, खुद को अजीब सा लगता है, लेकिन वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है चलो, दर्द तो होती होगी ना मैम? ओके मैम, हाँ दर्द तो होती होगी स्वाति बहुत ना, मैम इसलिए भी तो लगा सकते हैं ताकि उनके पैर न छिलें। इसीलिए तो लगाते हैं। आप सोचते रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो, 4 मार्च का पेपर है, ठीक है, चलो ओके बाय बाय, मेरा कल थैंक पेपर यू है। बाय मैम, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच, ओके बाय।